रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला है। पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशल कमीशन ने जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 5 एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिश जो है वो कर दी है। और इनमें से मैं आपको बताता चलूँ कि इकबाल अहमद कांसी, शौकत रखशानी, गुल हसन तरीन, मोहम्मद आमिर नवाज़ राना और सरदार अहमद हलीमी के नामों की जो है वो सिफारिश की गई है। और पार्लिमानी कमेटी की जानिब से इनकी हतमी मंजूरी देने के बाद सदर पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर 5 जजेस की जो है वो मंजूरी या इनको अपॉइंट जो है वो कर दिया जाएगा। और यूँ मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ऑलरेडी 9 जज जो हैं वो काम कर रहे हैं और अब 5 जजेस का इजाफ़ा हो जाएगा, तो यूँ 15 जजेस जो हैं उनकी कुल तादाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 15 जजेस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो 5040 केसेस, सिर्फ 5040 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। 9 जजेस काम कर रहे थे, 5 जज अब और लगा दिए गए हैं। यूँ जो है वो 14 जजेस अब इस मामले को देखेंगे। लेकिन जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जजेस अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जो है वो बराह रास्त स्टेक होल्डर है, फ़रीक है इस पूरे मामले के अंदर, और उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया गया था। मेरे पास जो है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की पूरी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से जो उन्होंने इन राइटिंग अपने तहफ़्फ़ुज़ात सबमिट कराए थे बलूचिस्तान इस जुडिशल कमीशन में भी, और इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की थी जिसमें आल बलूचिस्तान वकला जो है वो शामिल थे। और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बलूचिस्तान में ज़ेर अल्तवा केसेस का इतना बोझ नहीं है और 2 या 3 जज जो हैं वो काफ़ी हैं लगाए जाना। ये 5 जजेस जो हैं अगर लगाए जाते हैं तो ये इजाफ़ी बोझ होगा। और यूँ मैं आपको बताता चलूँ कि एक जज के ऊपर जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपया एक जज जो है वो पड़ रहा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट को एक जज जो है वो 2 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। तो यूँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं उनको भी अप्रोच किया गया था, और उनकी उम्मीद थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो ज़रूर मलहूज़े ख़ातिर रखेंगे, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक प्रिंसिपल असूल रहा है हमेशा हमने देखा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और यूँ मैं आपको बताऊं कि इन 5 जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो कामयाब हुए हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, वो तो रिटायर हो गए। चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के चीफ़ जज रहे हैं, लेकिन वो सेटलर थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, और वो ख़ुद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कोटे से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ़ जज बने थे। और अब उनकी कामयाबी क्या है, उन्होंने अपनी साली के बेटे को जज लगवा दिया है। ठीक है, अब उनकी साली का बेटा मोहम्मद आमिर नवाज़ राना मतलब कौम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बलूचिस्तान की कौम नहीं है, ये सेटलर हैं। तो बहरहाल मेरा तसब्बुब वाली मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कहने की बात ये है कि मोहम्मद आमिर नवाज़ राना पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा थे कि ये किस तरीके से हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक जज के जो है करीबी रिश्तेदार को वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकला का ये भी मौक़िफ़ था कि अगर जज लगाने हैं तो उनकी मर्ज़ी उनकी मंशा के मुताबिक लगाए जाएँ, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, नामों को वो तजवीज़ करें। लेकिन इस हवाले से जुडिशल कमीशन ने उनको घास तक नहीं डाली। उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर, उनकी बात एक भी बात नहीं मानी गई। और यूँ जो भी जज लगे हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, इकबाल अहमद कासी है, शौकत रखशानी है, गुल हसन तरीन है, या ये मोहम्मद आमिर नवाज़ राना या सरदार अहमद हलीमी, ये सारे के सारे जो जज हैं ये रिटायर्ड जजेस या मौजूदा जो जज हैं उनके या तो चैम्बर फेलो हैं या उनके जूनियर्स को जो है वो अपॉइंट किया गया है। और यूँ जो है एक मेरिट
की जो है वो वाज़े तौर के ऊपर धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और इसी वजह से जब जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान यानी कि जो बार कौंसल है, बार कौंसल ने इख्तलाफ किया, अटारनी जनरल का भी इख्तलाफ था और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी यही कहा कि 5 जजेस की बजाय आप 3 जज लगा दें, ये एक इजाफी बोझ पड़ जाएगा बलूचिस्तान के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो है वो इनके एतराज़ात को देखे बगैर इन 5 जजेस की जो है वो सिफारिश कर दी। और चूँकि मेजॉरिटी फ़ैसला था इनको अपॉइंट करने का, काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो इसकी हिमायत कर रहे थे, तो यूँ ये जज जो है वो अपॉइंट हो गए हैं या इनकी सिफारिश कर दी गई है, अपॉइंट भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने असूलों को क्यों मलहूज़ खातिर नहीं रखा। बात सिंपल सी है, बात बहुत वाज़ेह है और सोचने और समझने की बात है। मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ख़ुद अपॉइंटमेंट जो है वो उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने की थी। यानी कि काजी फैज़ ईसा जो है वो इफ्तिखार चौधरी के ग्रुप का बंदा है। तो काजी फैज़ ईसा ने इफ्तिखार चौधरी को नवाजने के लिए जिस तरीके से उसने काजी फैज़ ईसा को हाई कोर्ट से यहाँ पे लेके आए, उसकी अपॉइंटमेंट की, और बेआईन ही इसी तरीके से काजी फैज़ ईसा ने उसकी साली के बेटे मोहम्मद आमिर नवाज़ राना को जो है लगा दिया। यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साली के बेटे मोहम्मद आमिर नवाज़ राना को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जज लगवाया है। तो यूँ जब काजी फैज़ ईसा ने अपने असूलों से, अपने ही मुद्दे से जो है वो पहलू तय की है, तो फिर अब अगला मैं आपको बताता हूँ कि फिर होगा क्या। जब आप एक दफ़ा कुछ ऐसा कर लेते हो जिससे आप अपने असूलों के ख़िलाफ़ चले जाते हो, तो फिर नेक्स्ट भी आपको अपने असूल जो हैं वो उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये कंप्रोमाइज़ कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस को अपॉइंट करना है और ओवरऑल 5 जजेस अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, जो जुडिशल कमीशन के हेड भी हैं, सरबराह भी हैं। तो यूँ एक चीज़ तसव्वुर की जा रही थी, एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से, और क्योंकि उनका अपना एक असूल या स्टैंड हमेशा से रहा है। लेकिन अब जब वो ख़ुद जो है यूँ समझे कि काने हो चुके हैं, अपने असूलों से पहलू तय कर चुके हैं, तो फिर वो कैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनकी बात मानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 5 जजेस लगाने की। और यूँ अब क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस लगाने हैं, तो उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो एक किरदार था अब वो ख़त्म हो जाएगा। मैं बताऊँ वो कैसे ख़त्म होगा। ख़त्म यूँ नहीं कि वो हिस्सा नहीं होंगे, वो हिस्सा तो हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो 2 माह की छुट्टियों के ऊपर बैरून मुल्क जा रहे हैं। यानी कि वो उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होंगे जो इजलास बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को अपॉइंट करने से मुतल्लिक। तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और यूँ जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है उसमें एक वोट मैटर करता है, डिसीजन वही होता है जो मेजॉरिटी का हो। जब काजी फैज़ ईसा नहीं होंगे क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, वो 2 माह की छुट्टियों पे होंगे, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बआसानी जो है वो अपने 3 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। उनको अब कोई चीज़ उनके सामने आड़े या माने नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, दूसरा एक अहम मामला ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को ना सुनकर, उनको वज़न ना देकर उससे वज़न नहीं दिया या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो दूर नहीं किया। तो अब क्या होगा कि जो सपोर्ट जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मिल रहा था, बलूचिस्तान के वकला से मिल रहा था, अब वो सपोर्ट भी शायद उनको ना मिल पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का एक असूली मौक़िफ़ रहा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। जो अदालती ट्रायल चला, जो मीडिया ट्रायल चला, उससे मुतल्लिक उन्होंने चीफ जस्टिस उन्होंने जो है काजी फैज़ ईसा को बहुत बढ़ के सपोर्ट किया। लेकिन अफसोस
جب وقت آیا، جب قاضی فیض عیسیٰ کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے ان وکلا کے تحفظات کو جو ہے گھاس تک نہیں ڈالی، ان کی بات تک نہیں مانی، اور صرف اپنے جو اب میں کیا کہوں کہ ایک چیف جسٹس افتخار، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی سالی کے بیٹے کے اوپر ان کے اپنے اصول جو ہیں وہ تیل لینے چلے گئے۔ بہرحال افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ کم سے کم وکلا کو کنسیڈر، ان کی سفارشات کو کنسیڈر کیا جانا ضروری تھا۔ باقی جگہوں پہ بھی جو جج لگتے ہیں تو بار ایسوسیشنز کا ہمیشہ سے اس میں کردار ہوتا ہے، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ بار کو جو ہے نہ ہی کردار دیا گیا، نہ ہی ان کی بات مانی گئی، اور افسوس سے کہنا یہی پڑ رہا ہے کہ جب سٹیک ہولڈر ہی ساتھ نہ ہوں تو پھر مسائل جو ہیں وہ زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب سٹیک ہولڈرز میں یہ بینچ اور بار ایک گاڑی کے دو پہیے تصور کیے جاتے ہیں، تو یوں جب بینچ اور بار میں توازن نہیں ہوگا تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ مزید مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔